डिस्कस करेंगे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि ये है क्वाड्रेंट। ठीक है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड है और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये है वाई डैश एक्सिस। ठीक है, अब हमें साइन डिस्कस करने हैं कि साइन जो है वो कॉस एक्स का, उसका साइन एक्स का जो साइन चेंज होता है वो किस क्वाड्रेंट से किस में जा रहा है, कैसे वो बदल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने पहले एक सर्कल के बारे में देखा था, देखो इस तरीके से हमने सर्कल डिस्कस करा था, यूनिट सर्कल डिस्कस करा था, इसमें हमने एक पॉइंट लिया था और ये हमने इस तरीके से इसका एक ट्राइंगल लिया था। अब एक बात है, देखो यहाँ पर ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये है P। अब सिमिलर एक हमने यहाँ पर ले लिया, बिल्कुल उसकी मिरर इमेज ले ली नीचे की तरफ। अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें ओरिजिन से तो ये हमारे पास x डिग्री का एंगल है, x रेडियन, और अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो नीचे की तरफ हमारे पास x का एक x रेडियन आया, ये -x कहलाएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ओरिजिन से क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसीलिए ये -x हो गया। अब ये तो हमारा पूरा पहले से हमें पता है कि a है, ये a है, ये b है, तो ये क्या हो गया, -b हो जाएगा। p के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, a b थे, ये जो p डैश कह सकते हैं हम इसे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसका जो कोऑर्डिनेट x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो तो सेम रहेगा, a है, और y के कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे क्योंकि y जो है वो y एक्सिस है, ये माइनस है, ये यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस है, तो इसीलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका -b। ठीक है, अब इसमें हम cos x को फाइंड आउट करते हैं। cos x इज इक्वल टू, हमारे पास हमने पहले भी निकाला था, a/1 होगा। ठीक है, तो cos x इज इक्वल टू a है ना, और sin x इज इक्वल टू b/1 था, तो ये हो गया b। अब -x का निकालें, cos -x इज इक्वल टू कितना है, a/1, a का a ही है हमारे पास, तो a एज इट इज आ गया, और sin ऑफ -x निकालें तो ये हो गया -b/1 यानी -b, यानी कि cos और sin का वैल्यू चेंज हो जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि cos x इज इक्वल टू cos ऑफ -x, cos ऑफ -x इज इक्वल टू cos ऑफ x, यानी कि थीटा का एंगल चेंज होने के बाद भी cos की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, और sin ऑफ -x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, यानी कि जब हमारी थीटा की वैल्यू चेंज हो गई, थीटा नेगेटिव हो गया, तो हमारी साइन की वैल्यू भी चेंज हो गई। ठीक है, अब ये बात हो गई आपके सामने क्लियर। चलिए, ये तो हमने डिस्कस किया कि cos का जो एंगल है वो चेंज हो जाए तो भी cos की वैल्यू बदलती नहीं है, मतलब कहने का है कि अगर मूवमेंट आपका जो एंगल है चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, cos की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन साइन के साथ ऐसा नहीं है, उसकी वैल्यू बदल जाती है। साइन का जैसे थीटा का साइन चेंज हुआ, साइन की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये बात तो हो गई आपकी क्लियर। इसके बाद हम इनमें क्वाड्रेंट्स में इनके जो एंगल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस जिनको कहते हैं आप, उनके जो बदलाव हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कैसे हम बताएं, देखिए यहाँ पर ये हमने यूनिट सर्कल बनाया था और यूनिट सर्कल में हमने कोऑर्डिनेट्स बनाए थे, तो यहाँ पर 1 0 था, यहाँ 0 1 था, यहाँ माइनस आ गया था, यहाँ पर -1 आ गया था, यहाँ पर भी माइनस आ गया था। तो इसको ऑब्जर्व करेंगे अगर हम, तो हमारे पास एक देखो कंक्लूजन आता है। क्या कंक्लूजन? पहली बात कि जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो हमारे पास x भी पॉजिटिव है, हमारे पास y भी पॉजिटिव है, हमारे पास x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और x और y क्या थे कोऑर्डिनेट इस यूनिट सर्कल पे,
ये जो ए बी लिखा है ये क्या था, ये कॉस एक्स और साइन एक्स थे, ये क्या थे, कॉस एक्स और साइन एक्स थे। ठीक है, अगर हम इनको कोऑर्डिनेट्स के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास ये वो आ जाएगा कि जो प्लस प्लस वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x की वैल्यू भी प्लस है और y की वैल्यू भी प्लस है, यानी और साइन और कॉस की वैल्यू, साइन x और कॉस x, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो बाकी की वैल्यूज तो हमने अभी देखा कि ये सब इसी से डिराइव हो रही हैं। जब ये सब इसी से डिराइव हो रही हैं तो फिर ये वैल्यू, बाकी की वैल्यूज तो अपने आप ही पॉजिटिव हो गई। जब साइन एक्स पॉजिटिव हुआ, कॉस एक्स पॉजिटिव हुआ, तो उसके बाद सेक एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सभी की सभी वैल्यूज अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि इसमें जितनी भी रेशियोज, जितने भी फंक्शंस होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो सब के सब पॉजिटिव हो गए। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑल। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक, अब जब आप इधर से इधर मूव करें तो आपने क्या देखा, इधर से इधर मूव करने पर क्या हुआ कि y तो यहाँ का यही है, तो साइन x तो वही है, लेकिन जो आपका cos x था वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था, और x एक्सिस यहाँ जाके क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। जब x एक्सिस यहाँ जाके नेगेटिव हो गई तो दैट मीन्स cos का साइन नेगेटिव हो गया, और साइन जो था क्या था, y को रिप्रेजेंट कर रहा था। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ y का जो कोऑर्डिनेट है वो प्लस है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेंट में साइन की तो वैल्यू हुई पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन कॉस क्या था, यहाँ पर आकर कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो गई, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो कॉस की वैल्यू हो गई नेगेटिव। अब देखो साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसके बाद जितने भी नंबर होंगे उन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। केवल और केवल कॉसेक एक्स जो कि साइन एक्स से ही डिराइव होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पर साइन एक्स से केवल और केवल कॉसेक एक्स डिराइव होता है। यहाँ पर हमने देखा था कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x था, तो साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव तो कॉसेक एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। बाकी के सारे तो कॉस एक्स को यूज कर रहे हैं, जब वो कॉस एक्स को यूज कर रहे हैं तो उसमें नेगेटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगी और ये भी नेगेटिव हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पर साइन एक्स के साथ आप लिख लो कॉसेक एक्स, ये भी पॉजिटिव है, बाकी की सारी वैल्यूज नेगेटिव है। अब हम मूव करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करते हैं तो अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर कॉस भी नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। यहाँ पर x का तो कोऑर्डिनेट नेगेटिव था ही था, अब y का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव आ गया। जब दोनों ही नेगेटिव आ गए तो साइन भी नेगेटिव हो गया और कॉस भी नेगेटिव हो गया। साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है। जब साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, तो इससे रिलेटेड जो डिराइव्ड वैल्यूज हैं वो भी नेगेटिव ही होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कॉसेक एक्स नेगेटिव होगा, सेक एक्स भी नेगेटिव होगा, कॉट एक्स और टेन एक्स ये दोनों पॉजिटिव होंगे। कॉट एक्स और टेन एक्स ये दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि आपको पता है कि टेन एक्स कैसे निकलता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो माइनस से माइनस का साइन कट जाएगा, टेन एक्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर टेन एक्स पॉजिटिव है तो कॉट एक्स तो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कहोगे कि टेन एक्स पॉजिटिव है। ठीक, कॉट एक्स को लिख दो आप नेगेटिव है, कॉट एक्स नेगेटिव है, सेक भी नेगेटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, केवल आपका कॉट तो पॉजिटिव है। ठीक है, सेक नेगेटिव है, कॉसेक भी नेगेटिव है, यहाँ पर बाकी के सारे नेगेटिव है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। ठीक, अब जब यहाँ पर आओ फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आओगे तो यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, आपकी एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, लेकिन वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो यानी कि यहाँ पर कॉस एक्स क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर आपका कॉस एक्स क्या है, पॉजिटिव, लेकिन साइन एक्स जो है वो क्या है, वाई एक्सिस है, इसीलिए साइन एक्स क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, कॉस एक्स तो हो गया पॉजिटिव, साइन एक्स हो गया नेगेटिव। अब ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर होगा तो जो इससे डिराइव हो रही है फॉर्मूले वो भी सारे नेगेटिव होंगे, सिवाय सेक एक्स के।
सिवाय सेक एक्स के। सेक एक्स क्या है, वो पॉजिटिव होगा क्योंकि वो क्या है 1 कॉसेक एक्स है। इसके अलावा टेन एक्स है, कॉस एक्स है, वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। मैं सारे के सारे आपके लिख दूं, देखो कॉस एक्स पॉजिटिव है, साइन एक्स नेगेटिव है, तो सेक एक्स पॉजिटिव है, कॉसेक एक्स क्या है नेगेटिव है, टेन एक्स क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, कॉट एक्स क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, कॉट हो गया, टेन हो गया नेगेटिव हो गया, कॉसेक भी नेगेटिव हो गया, सेक भी पॉजिटिव हो गया, और ये आ गया आपकी सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे। अब यहाँ पर भी लिख दें ऐसे ही, साइन पॉजिटिव था तो कॉसेक पॉजिटिव था, कॉस नेगेटिव है तो सेक नेगेटिव है, टेन भी नेगेटिव होगा क्योंकि वो कॉस और साइन को यूज कर रहा है। अब टेन नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव होगा। ठीक, इस तरह आपको चारों क्वाड्रेंट में आपके सामने जो वैल्यूज हैं वो पता लग गई, इस तरीके से आपके सामने हैं। अब क्या है कि ये बहुत कंफ्यूजन की बात है, अगर इस तरीके से आप करोगे तो बहुत मतलब कई बार आप स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूजन होगा। इसके लिए एक चलन में एक फ्रेज है, वो फ्रेज है ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल यानी कि सारे के सारे, स्कूल यानी केवल साइन, टू यानी कि 10 और कॉलेज यानी कि कॉस। ठीक है, ये आपको एक फ्रेज बहुत ही चलन में है, आप इसे यूज कर सकते हो याद करने के लिए। मैं लिख रही हूं यहां पर आपके लिए, ये है ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी कि ऑल से तो हो गए ऑल सारे के सारे, ठीक है, स्कूल से हो गया साइन, टू से हो गया 10 और कॉलेज से हो गया कॉस। अब अगर आपको ये चार बातें पता हो तो बाकी के आप खुद ही डिराइव कर सकते हो। साइन का आपको पता है कि पॉजिटिव है, तो अगर साइन पॉजिटिव आपको पता है यानी कि बाकी के सारे नेगेटिव है। कॉस भी नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है तो 10 भी नेगेटिव है, कॉट भी नेगेटिव है, सेक भी नेगेटिव है, सारे नेगेटिव है। साइन नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव है तो आपको पता है कॉसेक भी पॉजिटिव, यानी कि आप इससे सारे के सारे नंबर डिराइव कर सकते हो। एक तरीका और है याद करने का, क्वाड्रेंट में आपने कहा कि इसमें तो सारे के सारे प्लस हैं। जब इसमें सारे के सारे प्लस हैं तो मैंने बोला कि पहले साइन और यहाँ है कॉस, और साइन और कॉस को मिला के क्या बनता है 10, साइन अपॉन कॉस मिला के क्या बनता है 10। ठीक है, तो यहाँ तो सारे ही थे प्लस में, यहाँ साइन था, ठीक है, साइन यहाँ सारे थे प्लस में और यहाँ था 10, और 10 को स्प्लिट करा तो क्या बन गया साइन अपॉन कॉस। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। तो ये आपके हो गए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक साइन यहाँ पे खत्म। डोमेन और रेंज डिस्कस करते हैं हम। जैसे हमने अभी देखा कि कॉस एक्स, और पहली बात तो हमने ये डिस्कस की कि कॉस एक्स और साइन एक्स के जो थीटा के साथ उनका साइन चेंज होता है कि नहीं, ये हमने फिगर में देखा किस तरीके से कॉस माइनस ऑफ एक्स जो है वो कॉस एक्स ही रह जाता है, और साइन माइनस ऑफ एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे साइन, कॉस और टेन की। अगर हमने ये तीन डिस्कस किए, तीन को समझ लिया तो बाकी के तीन इसी से डिराइव हो रहे हैं, तो वो हमें अपने आप ही समझ में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम साइन एक्स की बात करते हैं। साइन एक्स जो है सर्कल में, जैसे हमने सर्कल ड्रॉ किया था उसमें ये एक सर्कल ड्रॉ किया था हमने, यूनिट सर्कल था, ये इसका सेंटर था यहाँ पर ओरिजिन पर, यहाँ पर ये एक पॉइंट लिया था P, ए बी था जो, जिसमें कि हमने देखा था कि A इज इक्वल टू कॉस थीटा था, कॉस एक्स कह लो, कॉस एक्स कह लो, ये एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में ये था, ठीक है, और B इज इक्वल टू साइन एक्स था, ये था हमारे पास। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि कॉस एक्स लाइज बिटवीन -1 and 1, साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 and 1। अब देखो जो x की वैल्यू है, x यानी जो थीटा है, ये एक एंगल है, इसे हम रेडियन में ले रहे हैं। रेडियन जो है वो रियल नंबर से रिलेट होती है, आपने पहले भी पढ़ा था। तो जो रेडियन होती है एक्चुअली इट्स अ रियल नंबर। तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होता है, उनकी कोई लिमिट नहीं होती, ना नेगेटिव साइड पे ना पॉजिटिव साइड पे। तो जो ये एंगल है, जब ये पॉइंट इस सर्कल पे मूव कर रहा है तो समझ लो आप ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, ये पॉइंट P जो है यहाँ से x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है।
पहले इसने ये पूरा एक सर्कल पूरा किया 2 पाई हो गया, फिर दूसरा सर्कल पूरा किया 2 पाई हो गया। इस तरह करते 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 या 360 डिग्री कह लो या 2 पाई कह लो, तो इसकी जितनी इसकी मर्जी है उतने ये रोटेशन कर सकता है और उतने ही हम 2 पाई ऐड कर सकते हैं, यानी कि लिमिटलेस है ना। यानी कि जो इसका जो डोमेन है वो पॉजिटिव साइड पे ऊपर की तरफ कितना है, एक्स का जो डोमेन है, एक्स की वैल्यू जो है, साइन एक्स का डोमेन जो है वो एक्स की वैल्यू है, एक्स कितना है ऊपर की तरफ प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से मूव करेगा तो ये माइनस में इसका वैल्यू बन जाएगी, एंगल की वैल्यू माइनस हो जाती है। जब हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होती है तो एंगल की वैल्यू माइनस में हो जाती है, और जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके लिए भी सेम ही बात एप्लीकेबल है कि वो उस पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, वो कितने भी रोटेशन कर सकता है, एंगल मूव करता रहेगा तो एंगल बढ़ता रहेगा, पॉइंट मूव करता रहेगा और एंगल बढ़ता रहेगा। तो ये आपके पास जो इसकी छोटी मतलब इसकी जो लोअर लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास डोमेन क्या आ गया, डोमेन हो गया साइन एक्स का डोमेन कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, जिसमें माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडेड है, या कहें इसको कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, डोमेन जो है एक x है सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x जो है वो r है हमारे पास। तो ये आपके पास डोमेन हो गया। और रेंज क्या होती है इसकी, साइन एक्स की डोमेन तो ये हो गया, रेंज क्या होती है, यहां पर हमने देखा था कि साइन एक्स जो है वो मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1 वैल्यू लेता है। यहां पर ये था, क्या था, ये था 1 0 0 1 -1 0 और 0 -1। ठीक है, ये थे हमारे पास वैल्यूज। तो साइन एक्स जो था क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम यहाँ पर +1 और मिनिमम यहाँ पर -1 वैल्यू को गेन करता है। तो ये इसका रेंज हो गया, तो ये रेंज हो गया -1 1 -1 +1। सिमिलरली cos x के लिए भी हम यही बात कह सकते हैं। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन वही सिंपल बात है कि ये जो एंगल है कितना भी मूव कर सकता है, कितना भी मूव कर सकता है, तो वो उसकी जो अपर लिमिट है वो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और लोअर लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी हो गई। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये एक रियल नंबर होता है, जो रेडियन होता है वो रियल नंबर होता है, हमने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, अच्छा रेंज, इसकी रेंज भी हमने अभी देखी कि ये +1 और -1 के बीच में ही रोटेट करती रहेगी, इसकी वैल्यू ऑसिलेट करती रहेगी। तो ये समझ लो आपका रेंज हो गया -1 +1। ठीक है, ये साइन एक्स की और कॉस एक्स की रेंज हो गई। अब टेन एक्स के लिए क्या होगा, टेन एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखो 10x की सारी वैल्यूज हम देखेंगे, पर हमें ये देखना है कि जहाँ पर cos x 0 है हम उसी वैल्यू को नहीं ले सकते, क्योंकि वो क्या होगा, वो नॉट डिफाइंड होगी, वो वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। क्योंकि cos x इक्वल टू अगर किसी भी चीज़ के नीचे 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, तो हम इसमें केवल वो वैल्यू यानी कि x, और cos x 0 कब होता है, 2n+1 π/2 वेयर n इज इक्वल टू वेयर n इज एन इंटीजर या n बिलोंग्स टू z, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये वैल्यू के अलावा 10x सब जगह डिफाइंड होता है, तो हम इसको छोड़कर बाकी सारी जगह पे ये डिफाइंड है। तो इसको, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, x शुड नॉट बी इक्वल टू दिस। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा एक इंटरवल वेयर x सच दैट x बिलोंग्स टू r माइनस, या फिर हम कहें x इज नॉट इक्वल टू, या तो हम कह दें r - 2n+1 π/2। ठीक है,
वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी कि R में से केवल ये वैल्यू को हम अलग कर दें तो बाकी का डोमेन में आ जाएगा 10x के। अब रेंज क्या होती है इसकी, देखो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों की जो मिनिमम वैल्यूज हैं वो पुट करके देखेंगे। सबसे पहले का साइन एक्स की सबसे पहली वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू क्या होती है साइन एक्स की, वो होती है 0, ठीक है। तो जब हमने या तो एक वैल्यू हमारे पास कॉस एक्स की 0 आएगी जो इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी -1, ठीक है। अब -1 के नीचे कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी -1, तो ये हो गया 1। और साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, और कॉस एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1। लेकिन अगर ऐसा हो कि साइन एक्स की तो -1 है और कॉस एक्स की है 0, तो रेंज क्या होगी, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा ना कभी ना कभी। तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी, -∞ से इन्फिनिटी तक, -∞ से इन्फिनिटी तक बन जाएगी इसकी जो रेंज है, -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है। या रियल नंबर्स भी कह सकते हो इसको आप। उसके बाद है कॉट एक्स। अब तो ये आपने 3 चीज़ें देख ली डोमेन में, और इसके बाद बाकी के सारे क्या है, इनके रिवर्स हैं। तो सबसे पहले कॉसेक एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 साइन एक्स होता है। अब साइन एक्स का 1 साइन एक्स है, तो आप देखो कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, साइन एक्स कॉसेक एक्स का डोमेन होता है एक्स जहां पर साइन एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू n हो। इसको छोड़कर बाकी का सारा x इज इक्वल टू n अगर होगा तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वो डिफाइंड नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे पास जो कॉस एक्स का डोमेन आएगा वो क्या होगा, इसका कॉसेक एक्स का डोमेन होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r माइनस, या तो हम इस तरह से लिखते हैं n वेयर n बिलोंग्स टू z, या हम लिखेंगे x वेयर x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज नॉट इक्वल टू n वेयर n बिलोंग्स टू z। दोनों बातों का मीनिंग एक ही है, दोनों बातों का मीनिंग एक ही है कि हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया कि हमने r में से इस पॉइंट को घटा दिया, और यहाँ पे हमने लिखा कि r की ये वैल्यू ना हो, बाकी सारी हो सकती हैं। बात एक ही है, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होगी, कॉसेक एक्स की, कॉसेक एक्स की रेंज अभी हमने किया था, साइन एक्स की जो रेंज थी वो क्या थी, साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 1 थी ना। अब आपको आप इनइक्वलिटीज़ पढ़ोगे उसमें आपको पता लग जाएगा कि जब हम इनइक्वलिटीज़ में डिवाइड करते हैं तो साइन उल्टे हो जाते हैं। तो हमने इसको रिवर्स किया, 1 साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया और लेस देन इक्वल टू -1 हो गया। तो यही वैल्यू, ये हमारी रेंज हो गई, ठीक है। ये क्या रेंज हुई हमारी जो रेंज आई वो ये आई कि जो y की वैल्यू है वो -1 से छोटी और +1 से बड़ी होगी। y सच दैट y बिलोंग्स टू r और y इज लेस देन इक्वल टू -1 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गई हमारी इसकी वैल्यू। उसके बाद है कॉसेक एक्स के बाद है कॉट एक्स, सॉरी पहले हम कर लेते हैं सेक एक्स। सेक एक्स का डोमेन क्या होगा, सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कॉस एक्स होता है। तो इसका डोमेन भी उसी तरह से बनेगा कि जहाँ पर कॉस एक्स की वैल्यू 0 हुई वो वहाँ पर वो डिफाइंड नहीं होगा, उसको हम निकाल देंगे, बाकी का सारा रियल नंबर्स हम यूज़ कर सकते हैं डोमेन में। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने पहले किया था
10 के लिए हमने यूज़ करा था 2n+1 π/2 सच दैट n बिलोंग्स टू z, ठीक है। या फिर हम इस तरीके से लिखेंगे सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, और लिख दो, और यहाँ पर भी लिख दिया x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी n इज एन इंटीजर, ठीक है। रेंज इसकी क्या होगी? रेंज निकालने के लिए हमने देखो cos x का, जैसे हमारे पास cos x की लिमिट्स थी -1 तो जब हम इनइक्वलिटी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब हम रेसिप्रोकल बनाते हैं किसी नंबर का तो जो साइन होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं। तो cos x को जब हम 1/cos x बनाएंगे तो ये साइन उल्टे हो जाएंगे। तो 1/cos x या तो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा, बीच का इंटरवल गायब है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम y की वैल्यू लिख देते हैं रेंज में, y बिलोंग्स टू r सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y इज लेस देन इक्वल टू -1। ये तो रेंज हो गई sec की। अब बात करें cot x की। cot x जो है वो 10 का उल्टा होता है, या हम लिख लें cos x अपॉन sin x होता है, ठीक है। अब इसके डोमेन बनाते टाइम जैसे हमने साइन 10x में ध्यान रखा था कि 2n+1 π इसमें से हमने हटा दिया था, उसको हमने नहीं लिया था। तो अब क्या है कि अब sin x जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो x sin x की वैल्यू 0 कब होती है? वो होती है n π पर आकर। तो हम इसका जब डोमेन बनाएंगे, हमने इसका डोमेन बनाया तो डोमेन में क्या होगा? x सच दैट वेयर x बिलोंग्स टू r, और r में से क्या घटा देंगे हम? r माइनस n π वेयर n बिलोंग्स टू z, या इसकी तरह लिख देंगे कि x वेयर x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज नॉट इक्वल टू n π वेयर n बिलोंग्स टू z। ये दो तरीके हो गए डोमेन लिखने के। और रेंज क्या होगी इसकी? रेंज इसकी होगी, रेंज जो है इसकी होगी -∞ टू +∞। cot x की रेंज भी वही होगी जो 10x की होगी, ठीक है। ये भी हमारे पास मतलब पूरी की पूरी y, मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर होगा ना, y वेयर y बिलोंग्स टू r कह लो इसको, मतलब सारा का सारा रियल नंबर्स इसकी रेंज में आ जाएगा, या फिर इसको -∞ +∞ कह सकते हो, ठीक है। ये हो गई सबकी रेंज हमने डिस्कस कर ली। अब हम इससे रिलेटेड ग्राफ भी देख लेंगे थोड़ा अच्छे से समझने के लिए। देखो मैंने आपके लिए ग्राफ ड्रॉ किया है, जो अभी हमने वैल्यूज रेंज और डोमेन पढ़े हैं उसे थोड़ा सा और अच्छे तरह से समझ लेते हैं कि ये जो ग्राफ है इसमें जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो देखो 0 पर साइन 0 0 होता है। यहाँ से हम देखते हैं y कोऑर्डिनेट होता है साइन x जो होता है, 0 पर 0 है, π/2 पे 1 है, ठीक है। पाई पर आकर फिर से 0 हो गया और 3 π/2 पे फिर से 1 यानी -1 में हो गई वैल्यू। इस तरीके से ये चलता रहेगा एक वेव की तरह, ठीक है। और ये देखो हम जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो फिर वही है कि यहाँ से जब नीचे की तरफ गया तो ये -π/2 हुआ, ये -π हुआ, ये -3 π/2 हुआ, और एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये ग्राफ जब हम सारी की सारी वैल्यूज़ को मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा और ये एक वेव की तरह बन जाएगा, एंड सो ऑन। ये जो ग्राफ है इसकी कोई एंड नहीं है, ये चलता ही रहेगा। इसीलिए जो इसकी जो रेंज है वो तो -1 और 1 है, क्योंकि जो इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं वो तो -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है, लेकिन जो इसका डोमेन है वो तो रियल नंबर्स है, यानी कि x के कितनी भी वैल्यू हम ले सकते हैं, जो एंगल है वो कितना भी ले सकते हैं। सिमिलरली कॉस का ग्राफ बनाएंगे। अगर कॉस का ग्राफ बनाएं तो हमारे पास यहाँ पर यानी कॉस 0 पर 1 होता है और π/2 पे 0 होता है, पाई पे फिर से 1 होता है, ठीक है, और 3 π/2 पे -1 होता है। इस तरीके से ये कॉस का ग्राफ भी इस तरीके से बन जाएगा, सॉरी, π/2 पे -1 होगा और 3 π/2 पे 0 होगा। कॉस का ग्राफ भी इस तरीके से बन जाएगा और ये चलता रहेगा, नेगेटिव साइड भी और पॉजिटिव साइड भी। ये साइन x का हो गया।
तो ये साइन एक्स का था, ये कॉस एक्स का, और टेन एक्स का कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ये हमने डिवाइड कर लिया, और ये इस तरीके से आपका ग्राफ आएगा जो इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जाती है। ठीक है, टेन 0 0 होता है क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो टेन 0 0 होता है। ठीक है, और π/2 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। कॉस क्योंकि 0 हो जाता है, साइन अपॉन कॉस होता है, π/2 पे इन्फिनिटी हो जाती है। फिर आगे चलोगे तो इस तरीके से ये फिर रिपीट करेगा अपने आप को, यहाँ पर ये फिर से अपने आप को रिपीट करेगा। यहाँ पे ये पाई आ गया, यहाँ पे हमने 3π/2 कर लिया। ये ग्राफ फिर से इस तरह से अपने आप को रिपीट करेगा। पाई पर ये 0 होगा और 3π/2 पर ही इन्फिनिटी पर जाएगा और नीचे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और ये इस तरीके से 10 का ग्राफ आपका बनता है। ये तो आपका हो गया डोमेन एंड रेंज। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन जो हैं वो आपके इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 आप पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। सबसे पहला है cos x इज इक्वल टू -1/2 वेयर x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 1, cos x इज इक्वल टू -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर एक तरफ दिखाई दे रहे होंगे। अब इसमें आपको बाकी के 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एक की दे रखी है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले cos x का रेसिप्रोकल sec x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, sec x के बाद अब sec x है हमारे पास, cos x भी है हमारे पास, तो sec x में हम एक आइडेंटिटी लगा दें। क्या आइडेंटिटी होती है, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे tan x की वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या आएगी, tan x इज इक्वल टू √ sec स्क्वायर x -1। sec x की वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक है, ओहो सॉरी 1/2 नहीं है, ये रेसिप्रोकल हो गया ना, -2/1 है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, 4 - 1 इज इक्वल टू √3। अब देखो क्वाड्रेंट बना के देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, अब इसमें देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल यानी सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन, थर्ड में 10। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब cos x लाई करता है तो cos x sin x की वैल्यू तो 10x के अलावा सबकी वैल्यू इसमें नेगेटिव है। अब 10x पॉजिटिव है तो cot x भी पॉजिटिव है, तो 10x की वैल्यू आ गई पॉजिटिव। अब 10x आपके पास है और आप क्या निकालोगे, cot x। cot x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10x। 1/10x यानी 1/√3। ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10x पॉजिटिव है। अब आपके पास cot x की वैल्यू आ गई। cot x में हम एक और आइडेंटिटी लगा सकते हैं, या तो हम देखो 2 तरह से कर सकते हैं, या तो इसको हम एक और आइडेंटिटी लगा दें। क्या आइडेंटिटी है, 1 + cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x। हम ये भी यूज कर सकते हैं, इससे हमें cosec x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और फिर उससे हम sin x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम sin x की डायरेक्ट निकाल सकते हैं। sin x की कैसे निकालेंगे, sin x इज इक्वल टू 10x और cos x हमारे पास है, तो cos x × 10x। ये 2 तरीके हम इसके लिए यूज कर सकते हैं sin x की वैल्यू निकालने के लिए। जो आसान है वो ये है, sin x के डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। sin x इज इक्वल टू cos x की वैल्यू क्या है, -1/2। 10x की वैल्यू क्या है, √3 -√3/2। अब इसकी वैल्यू तो माइनस ही रहेगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। 10 के अलावा सबकी वैल्यू नेगेटिव है,
साइन की वैल्यू भी आ गई आपके पास। और अब क्या बचा, कॉसेक एक्स, ये इसका रिवर्स होता है -2/√3। अब देखो हमने सबकी वैल्यूज निकाल दी, सेक एक्स की, साइन एक्स की, कॉसेक एक्स की, टेन एक्स की और कॉट एक्स की, सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 2, sin x is equal to 3/5 where x lies in the second quadrant. Sin x is equal to 3/5 where x lies in second quadrant. अब फिर से इसको रेफर करेंगे हम। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है ही, साइन एक्स हमारे पास है, कॉसेक एक्स बना दो इसको, इसका रेसिप्रोकल 5/3 हो गया, ठीक। अब तीसरी वैल्यू क्या निकालनी है हमको, तीसरी हम क्या निकाल सकते हैं, कॉसेक एक्स है, हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखी थी, इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम यहाँ कर लेते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉट एक्स की वैल्यू कैसे आएगी इसमें से, √ कॉसेक स्क्वायर एक्स -1, ठीक। ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह हमने ये रख दिया 5/5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर -1। सॉल्व कर लो इसको, 25 - 9/9, ये हो गया √16/9 और ये आ गया क्या आपके पास 4/3। कॉट एक्स की वैल्यू आ गई 4/3, ठीक है। अच्छा, ये हमारा रफ वर्क समझ लो आप। कॉट एक्स की वैल्यू आपके पास है, कॉसेक एक्स की वैल्यू आपके पास है, टेन एक्स की वैल्यू बन गई। अब ये देखो कि साइन कौन सा आना चाहिए, कॉट एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट एक्स के का साइन जो है वो नेगेटिव होगा, तो ये आ गया आपका -4/3, ठीक है। अच्छा, और 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/4। अब 10x है आपके पास, sin x है आपके पास, एक और काम कर सकते हो आप, पहले तो या तो आइडेंटिटी एक यूज कर लो आप ये वाली, उससे आपके पास sec x की वैल्यू आ जाएगी। तो sec x की वैल्यू के लिए क्या किया, sec x इज इक्वल टू √1 + 10x। या आप ये भी कर सकते हो कि जैसे हमने sin x के लिए ये किया था ना, उसी तरह से हम cos x के लिए भी कर सकते हैं, पर चलो अभी हम ये कर रहे हैं, हालांकि वो आसान है, वही कर लेते हैं हम। हमने किया cos x इज इक्वल टू sin x अपॉन 10x और sin x इंटू में cot x। कैसे, 10x क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है, तो sin x नीचे cos x ऊपर, sin x कैंसिल हो गए तो cos x बच गया, और यहाँ पर sin x इंटू में cot x कर दिया। cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x, तो sin x कैंसिल, यहाँ पर cos x रह जाएगा, तो cos x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ना। ये ज़्यादा आसान है इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। sin x की वैल्यू क्या है 3/5 और cot x की क्या है -4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -4/5 आ गई आपके पास वैल्यू। cos x इज इक्वल टू -4/5 आ गई, ठीक है। अब cos x पता है तो sec x भी आ जाएगी, -5/4। अब देखो कितनी वैल्यूज आपके, पांचों छह वैल्यूज आपके पास है, sin x आपको गिवन था, पांचों वैल्यूज आपने निकाल ली। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नंबर 3 है आपके पास, cot x इज इक्वल टू 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। cot x इज इक्वल टू cot x इज इक्वल टू 3/4 है, cot x का रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, 10x इज इक्वल टू 4/3 हो गया। अब साइन देख लो, इन्होंने थर्ड क्वाड्रेंट बोला है, 10x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, cot x और 10x दोनों पॉजिटिव होते हैं। चलिए, इसके बाद 10x की वैल्यू आपके पास आ गई, cot x की आपके पास है, आइडेंटिटी यूज कर लो। आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे हम एक आइडेंटिटी तो है हमारे पास, sec स्क्वायर x
इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हमने किया सेक एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 10x। ठीक है, तो सेक एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगी, अंडर रूट 1 प्लस 10x की वैल्यू पुट करो, कितनी आएगी, 10 स्क्वायर एक्स है ना, इसकी वैल्यू पुट करो 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। ये क्या हो गया, 9 प्लस 16 अपॉन 9 यानी कि 25 अपॉन 9 यानी कि 5 अपॉन 3। ठीक है, 5 अपॉन 3 हो गई। और इसमें साइन हमें ध्यान रखना है, सेक एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 किया, साइन क्या होना चाहिए इसमें, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में सेक एक्स का नेगेटिव होता है, केवल 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो हमने इसको लिख दिया सेक एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5/3। अब सेक एक्स अगर आपके पास है तो आप कॉस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, -3/5 लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास में ये भी आ गई। अब कॉस एक्स आपके पास है, 10x आपके पास है, साइन की वैल्यू निकाल लो, साइन x इज इक्वल टू कॉस एक्स मल्टीप्लाई 10x। कॉस एक्स कितना है, -3/5, 10x कितना है, 4/3। ठीक है, ये कट गए, -4/5 आ गई आपकी वैल्यू। साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -4/5। साइन एक्स ये है तो कॉसेक एक्स की वैल्यू क्या हो गई, -5/4। सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। अब है क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। क्वेश्चन है हमारा सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5 वेयर एक्स लाइज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर से हम वही करेंगे, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि यहाँ पर कॉस को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव हैं, कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव है। अब हम बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस इससे डिराइव करेंगे। तो जैसे सेक है हमारे पास, तो इससे कॉस आ गया सिंपल, कॉस एक्स इज इक्वल टू 5/13 हो गया। ठीक है, अब कॉस है हमारे पास, सेक है हमारे पास, तो हम फिर से आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। आइडेंटिटी कौन सी यूज करते हैं हम, सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स -1। अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स कितना है, 13/5, 13/5 का होल स्क्वायर -1। तो ये हो गया आपका 13 का 169 -25/25 हो गया 144/25 इज इक्वल टू 12/5। तो 10x की वैल्यू क्या आ गई, 10x इज इक्वल टू 12/5। अब क्वाड्रेंट है फोर्थ, तो 10x की वैल्यू माइनस में होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, 10x के बाद जब हमें 10x पता है तो हम cot x निकाल देंगे, cot x इज इक्वल टू -5/12 हो गया। अब है बारी cosec x की या sin x की। तो sin x निकालने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि या तो हम पहले cosec x निकाल लेंगे, उसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, या फिर हम sin x पहले निकालेंगे और सिंपल cos x मल्टीप्लाई 10x कर देंगे, तो वो ज्यादा आसान है, इसीलिए हम वही कर लेंगे। sin x इज इक्वल टू cos x डॉट 10x। ये देन दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, cos x की वैल्यू है 5/13 और 10x की क्या वैल्यू -12/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, -12/13 आ गई साइन एक्स की वैल्यू। साइन एक्स इज इक्वल टू -12/13। कॉसेक एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल -13/12। इस तरह आपके पास सारी की सारी ये वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया कंप्लीट। 5 है, इसमें आपको 10x की वैल्यू गिवन है 5/10x इज इक्वल टू 5/12 गिवन है, और x आपका लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो वही ऑल स्कूल टू कॉलेज
आपने देखा सेकेंड क्वाड्रेंट में 10x की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव ही दी हुई है, -5/2 दी हुई है, 12 दी हुई है। तो cot x क्या हो गया आपके पास, -12/5 हो गया। cot x की वैल्यू आपके पास है, 10x की वैल्यू आपके पास है। अब आप यहां से देखो sec x की वैल्यू निकाल लो, √1 + 10^2x √1 + 5 5 25 अपॉन 144 + 25 अपॉन 144, ये हो गया 13/12, इसका आंसर आ गया। और साइन क्या आएगा, sec x, यानी sec x आपका यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, साइन इसका आ जाएगा माइनस में, sec x = -13/12 आ गया आपका आंसर। sec x पता है तो cos x -12/13 हो गया, ठीक है। अब cos x पता है, 10x पता है, sin x निकाल सकते हो। sin x = -5/12 मल्टीप्लाई -12/13, कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और क्योंकि ये तो साइन तो वैसे भी प्लस है ही यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 5/13, आपकी वैल्यू आ गई sin x की, sin x = 5/13 आ गया, ठीक है। अब sin x का पता है हमें, cosec x = क्या हो गया, 13/5 हो गया। तो आपकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 है sin 765 डिग्री, 765 डिग्री आपको दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दी हुई है, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें एक बात पता है कि जब 2π के रोटेशन पर साइन की वैल्यू अपने आप को रिपीट करती है, तो हम इसे कुछ इस तरह से डिवाइड कर दें कि ये जो है हमारी जो वैल्यू है वो 2π वाले पोर्शन अलग हो जाए, जो पूरी होल वैल्यू होगी, और जो रिमेनिंग होगा थीटा वो एक तरफ हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि हम 90 से डिवाइड करके देख लें, या हम 180 से या 60 से, हम फिर उसके बाद में फर्दर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। 765 इसको हमने 90 से डिवाइड किया, 90 से डिवाइड करो, 9 8 720 5, और ये आ गया 45, ठीक है। 8 आपके पास आ गया, 9 8, तो हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू साइन 8 × 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। अब 9 को 2π यानी 360 डिग्री बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें से 4 को इसके साथ ले लिया, क्योंकि 4 × 9 जो है वो 360 डिग्री हो जाएगा ना, तो ये हो गया। आप चाहो तो डायरेक्ट 360 से भी डिवाइड करके देख सकते हो, ये हो गया 2 × 360, ठीक है, बात वही रहेगी, और ये हो गया 45 डिग्री, ठीक। अब क्या होता है कि 2π की रोटेशन पे वैल्यू अपने आप को रिपीट करती है, तो ये हमारे पास हो गया 2, ये 360 डिग्री यानी 2π अलग हो गया, तो ये क्या हो गया n2π, ठीक है, यानी कि n टाइम्स रोटेट किया 2π, प्लस में 45 डिग्री भी है हमारे पास। 2π की वैल्यू ये है, 2 हमने अलग से लगाया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमने टेबल आप देखोगे तो √1/√2 होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कॉसेक -14 10 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि हमने पहले भी पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने जब साइन की वो किया था, इससे पहले वाले हमने जो लेक्चर किया था उसमें ये मैंने बताया था कि जो साइन है वो -(x), अगर उसमें थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू बाहर आ जाती है,
माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाती है, ठीक है। कॉस ऑफ माइनस एक्स वो की वही रहती है, ये हमने समझा था। तो साइन ऑफ माइनस एक्स यानी माइनस साइन एक्स, तो साइन क्या है, वो कॉसेक क्या है, 1 साइन एक्स है ना, तो कॉसेक पर भी यही बात एप्लीकेबल है कि कॉसेक ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक एक्स, ठीक है। अब पहले हमने ये कर लिया, अब इसको जब भी माइनस का थीटा है उसकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका एक तरीका ये होता है कि आप इसको 360 से डिवाइड करके देखो, डायरेक्ट 360 से करके देख लो, 360 से या 180 से कर लो। हम सबसे पहले इस नंबर को 180 से सॉरी डिवाइड करके देखेंगे। 180 से इस तरीके से डिवाइड करें कि जो नंबर है इससे इमीडिएट बड़ा है, इससे इमीडिएट जो कंप्लीट 2 पाई का मल्टीपल हो, ठीक है। तो हमने इसको किया, तो देखो आप इस ये 18 का 18 8 करा तो हमारे पास 1440 आ गया। अब ये नंबर इससे बड़ा है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री डिफरेंस है। तो हम अब क्योंकि कोई भी एंगल 2 पाई रोटेशन पर अपनी वैल्यू को रिपीट करता है तो हम अपनी मर्जी से कितने भी 2 पाई उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो हर बार अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा ना, तो इसीलिए हमारी मर्जी है, हम उसमें 2 पाई ऐड कर सकते हैं, कितने भी 2 पाई ऐड कर सकते हैं। तो हम ऐसा 2 पाई का ऐसा मल्टीपल हम यूज करेंगे कि जो इससे इमीडिएट बड़ा हो, जो इससे इमीडिएट बड़ा होगा ऐसा मल्टीपल हम लेंगे। तो 1410 डिग्री के लिए इमीडिएट बड़ा नंबर हमारे पास 1440 है, तो वो हम इसमें जोड़ सकते हैं। कोसेक माइनस 1410 डिग्री प्लस 1440 डिग्री, ठीक है। हम अपनी मर्जी से इसको 2n पाई जोड़ सकते हैं ना, इसमें 2n पाई से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 2n पाई ये एक तरह से 2n पाई बन गया। 8 का मल्टीपल आ रहा है ये, तो 8 मल्टीप्लाई पाई यानी कि 2 4 पाई, या ओ सॉरी हाँ 2 इंटू में 4 इंटू में पाई, या कहो कि 4 इंटू में 2 पाई, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। 2n पाई की फॉर्म में लिखोगे तो 2 इंटू में 4 इंटू में पाई, ये आ गया है। तो ये 2n पाई की फॉर्म है और हम अपनी मर्जी से इसको ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अब इस थीटा सॉरी इस एंगल को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आया, कॉसेक 30 डिग्री आ गया ना। 1440 डिग्री में से 1410 डिग्री को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास 30 डिग्री आंसर आ गया। अब कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, टेबल में आप देखकर लिख सकते हो, ये आपकी आ जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर हो गया खत्म। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 10 19 पाई बाय 3, ठीक है। 19 पाई बाय 3 को पहले हम स्प्लिट करके देख लेंगे कि इसमें पाई हमारी कितनी अलग हो रही है, इसमें से कितने पाई हमारे पास है। तो देखें हम 19 को 3 से डिवाइड करो तो 3 6 18, 6 पाई अलग हो गया प्लस पाई बाय 3 अलग हो गया। तो ये तो सिंपल हो गया, हमारे पास 2 पाई 2n पाई अपने आप ही आ गया। तो हम इसको सिंपल लिख देंगे 10 6 पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है। 6 पाई यानी 2n पाई, 2n पाई बन जाएगा ना, 6 पाई 2 इंटू में 3 इंटू में पाई, 2n पाई के फॉर्म में ये आ गया। 2n पाई, ये 2n पाई की फॉर्म में आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी होनी चाहिए, 10 पाई बाय 3 की। 10 पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है, 10 पाई बाय 3 की वैल्यू होगी हमारे पास √3। टेबल को देखो, टेबल में आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 साइन माइनस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9 है साइन माइनस ऑफ 11 पाई बाय 3, 11 पाई बाय 3, ठीक है। अब हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, ठीक है। तो अगर इस एंगल से देखें तो साइन का जो वो है, इसकी वैल्यू बाहर आ जाएगी।
तो अब या तो हम ऐसा कर लें या हम ऐसा करें डायरेक्ट इसमें कि हम कोई 2n पाई इसमें इस सूटेबल 2n पाई जोड़ें, या n पाई का 2 पाई का कोई भी ऐसा मल्टीपल जो इमीडिएटली इससे बड़ा हो, ऐसा हम इसमें जोड़ें, जिससे कि ये पूरा का पूरा हमें आंसर इसका, जब हम कोई नंबर 2n पाई जोड़ते हैं तो उस थीटा की वैल्यू फिर से रिपीट होती है, ये हमें पता है। जैसे यहां से 0 से स्टार्ट होकर ये 2 पाई पर आएगी और फिर यहां से फिर से वही वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगी। तो 2n पाई जोड़ने से जो वैल्यू है वो वैसी की वैसी रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 पाई 2n पाई एक ऐसा सूटेबल 2n पाई जोड़ेंगे जो इससे इमीडिएटली बड़ा होगा। तो 2n पाई जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई को हम ऐसे नंबर से करके देखें जो कि इसका मल्टीपल बन जाए। 11 से नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आएगा, 12, जो कि 2n पाई बन सकता है क्योंकि ये नीचे 3 है ना, 11 पाई/3 है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम इसमें अगर हम 12 पाई/3 जोड़ें, 12 पाई/3 जोड़ें तो ये 3 4 10, 4 पाई हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 2 पाई का मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, ऐसा इमीडिएट नंबर हमें इसमें जोड़ना है। तो उसके लिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो और 3 से आप 11 को डिवाइड करके देखो तो आपके पास क्या आएगा, 3 3 9, 3 पाई अलग हो गया, प्लस 2 पाई आपके पास 2 पाई/3 है हमारे पास, है ना। 11 पाई को आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो 3 पाई में, यहां पर 3 पाई तो आपके पास है पर 2n पाई नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा नंबर चाहिए जो कि इसे कंप्लीट कर दे और आपके पास 2n पाई की फॉर्म में नंबर आ जाए। तो कम से कम 2n पाई 4 पाई तो होना ही चाहिए। तो हम 4 पाई को 12/3 पाई लिख सकते हैं, तो हम इसमें 12/3 पाई ऐड कर देंगे। ये हो गया साइन -11 पाई/3 प्लस 12/3 पाई। ये जोड़ देने से ये क्या है, 12/3 पाई क्या होता है, 4 पाई। 4 पाई यानी 2n पाई का मल्टीपल, 2n पाई का मल्टीपल है, क्योंकि वो जब 2 पाई के बाद फिर से एंगल अपने आप को रिपीट करता है ना, तो 2n पाई जोड़ने से एंगल की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसको हमने किया साइन, इसको हमने वो कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो ये क्या आ गया, 3 -11 प्लस 12 पाई, यानी कि पाई/3 हो गया ये। ठीक है, पाई/3 की वैल्यू निकाल लो। साइन पाई/3 की क्या वैल्यू होती है, साइन पाई/3 की वैल्यू टेबल में आप देखोगे √3/2 होती है। इस तरह आपके पास साइन की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, cot माइनस ऑफ 15 पाई/4। अब ये भी उसी तरह का है, कॉट में माइनस पाई 10 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू -10x होता है, क्योंकि साइन माइनस ऑफ x इज इक्वल टू -sin x होता है, तो 10 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू -10x होता है, और तो कॉट माइनस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट x हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसमें भी वही बात है, इसमें भी हम 2n पाई का ऐसा मल्टीपल जोड़ेंगे जिससे कि इसकी वैल्यू तो बदलेगी नहीं, क्योंकि 2 पाई के कितने भी 2n पाई हम जोड़ते जाएं उसकी वैल्यू नहीं बदलती। तो पहले हम चेक कर लें कि हमारे पास कितना है। ये 4 से हमने डिवाइड किया 15 को, तो ये हो गया हमारे पास 4 3 12, 3 आ गया नीचे। ठीक है, तो हम क्या करें, हम इसको 4 4 करके देखें। 4 4 कर दिया हमने, 16 यानी 1 हमारे पास, एक -1 हमारे पास छोटा इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो हमें इमीडिएटली बड़ा नंबर चाहिए होता है, तो हम 4 पाई की वैल्यू बनाएंगे। अब 4 पाई लाने के लिए हम ऊपर और नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि नीचे यहाँ पर 4 पाई है, तो ये 16 पाई/4 बन जाएगा। या हम डायरेक्ट इसमें 4 पाई ऐड करें, तो ये हो गया कॉट -15 पाई/4 प्लस 4 पाई कर दो इसको,
ठीक है, 4 पाई यानी 2n पाई की फॉर्म में, ठीक है, या इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब हमने लिख दिया -15 प्लस 16/4 पाई, ठीक है। इसको सॉल्व किया, क्या आ गया, कॉट पाई बाय 4 आ गया, कॉट पाई बाय 4 आ गया। और कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू आप टेबल में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होती है वैल्यूज की, उसमें देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है। इसमें भी हमने यही किया था कि हमने 3 से 11 को डिवाइड किया, ठीक है, 3 से 11 को डिवाइड किया, पहले तो हमारा हुआ 3 3 9, 2 आया नीचे। और अगर हमने इससे इमीडिएट बड़ा नंबर लिया तो 3 4 12, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। जो ज्यादा नजदीक है वो हमने ले लिया, यहां पर ये -1 आ गया, ये वाला नंबर हमने ले लिया, और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। 2n पाई हमारे पास, हमने 2n पाई के फॉर्म में, ये 2n पाई है, यहां पर भी हमारा ये 2n पाई की फॉर्म में आ गया। 12 पाई इज इक्वल टू 4 पाई के बराबर हुआ। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, साइन ऑफ -11 पाई बाय 3 प्लस 4 पाई, यानी कि 2n पाई की फॉर्म में। और वो यहां पर आकर आपने उसका वो लिया, एलसीएम लेके फ्रैक्शन सॉल्व किया और आपके पास ऐड कर दिया, आपने आंसर आपके पास में पाई बाय 3 आ गया था। सिमिलरली कॉट में भी आपने यही काम किया। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है। अगर आपको मेरी इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस पसंद आती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस समय पर पहुंच जाएं।